सर जैसे कि एक मूवी है, हुँ, एक मूवी में उसमें दिखाया था, हुँ, पेट दर्द बोल के मेरा किडनी निकाल हुँ, लिया। हुँ, हुँ। सर ये क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये मूवी वगैरह या जो ये सब दिखा रहे हैं, ये निश्चित रूप भी से, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे निश्चित हैं? रूप से मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ जी, कि क्या आप मानते हैं कि आपके पॉलिटिशियंस जो हैं, सभी की मैं बात कर रहा हूँ नीचे से ऊपर, जी, मतलब आप जो पार्षद से शुरू जी, जी, करते हैं, सरपंच शुरू करते हैं, विधायक, मंत्री, उसके ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जी, जी। क्या आप मानते हैं कि ये सारे 100% शुद्ध लोग हैं? नहीं सर, भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप मानते हैं? नहीं सर। भाई साहब, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इन सभी में जो हम नाम लिए, उसमें 80% लोग भ्रष्टाचारी हैं। जी, पर क्या समाज उनके खिलाफ आंदोलन करता है क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया भी उनसे डरती है। दूसरी समस्या है, डॉक्टर के पास आने वाला व्यक्ति हमेशा इमरजेंसी में आता है, कष्ट में आता है, जी, पहले से वो परेशान है। जी। और जब उसके दिमाग में एक बात आती है कि डॉक्टर बदमाश होते हैं, तो वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, और इससे क्या होने वाला है? उसी का नुकसान होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट तिवारी प्रॉपर्टी ब्लॉग में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, जिनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रजनीश पांडे, जो एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमें खुशी है कि आप अपना वक्त निकाले और यहाँ आए। आपका एक्सपीरियंस और ज्ञान से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपकी यात्रा और आपके फील्ड के बारे में। सर स्ट्रोक और एपिलेप्सी के एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम में। डॉक्टरी पेशे में अपने लिए समय निकालना अत्यंत कठिन रहता है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ विविध बीमारियों के विषय में रहती हैं। जब हम मरीजों के बीच लगे रहते हैं, तो उनके विषय में चर्चा कर पाना बहुत कठिन होता है। सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो आप डॉक्टर को समस्या बताते हैं, वो नोट डाउन करते हैं और आपको दवाई लिखते हैं और आप चले जाते हैं। जब आपने मुझे फ़ोन किया कि आप मिर्गी और लकवा जैसी चीज़ों के विषय में जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समाज में इन विषयों के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि गलत धारणाएं हैं। जी, लोगों ने अपने दिमाग में कुछ कंसेप्ट पाल के रखे हैं, उन्होंने किसी से सुना और वो अपने जीवन में उसी तरह से उसको लेके चल रहे हैं और अगली पीढ़ी को भी वैसे ही दे रहे हैं। जैसे सामान्य एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बिलासपुर शहर में मैं पिछले 25 साल से हूँ। जी सर, इसके पहले मैं अंबिकापुर में था। जी, बिलासपुर शहर में आसपास के गांवों में जहाँ की ढंग के पढ़े लिखे लोग भी हैं, पर वो अगर आप उनसे पूछेंगे मिर्गी, तो वो एकदम डर जाएंगे। अरे मिर्गी! आप उनसे बोले लकवा, वो एकदम डर जाएंगे। जबकि ये बीमारियां आज की तारीख में पूरी तरह से इलाज वाली हैं, पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं। तो आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से लोगों से जुड़ पाऊंगा और उनकी कुछ भ्रांतियां, उनकी धारणाएं बदल पाऊंगा। जी। तो सर मैं ये एक चीज़ आपसे ये पूछता हूँ, जैसे आप बताएं कि ये जो बीमारी है ये एक्चुअल में कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल कुछ इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये होती है। तो सर ये 100% क्यूरेबल है? जी, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, बेसिकली न्यूरोलॉजी में हम लोग 2 सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों के विषय में बात करते हैं। जी, पहला मिर्गी, जी, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में झटका आना या एपिलेप्सी, जो जी, उसका एक ब्रॉडर टर्म है, जी, 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 वो या बेहोशी ऐसा हो जाना, जी, इस तरह से बोलते हैं। ये और दूसरी लकवा। तो अगर पहले हम लोग, सबसे पहले मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मिर्गी के विषय में हम धारणाओं को बदलें। मिर्गी सुनते के साथ हमें लगता है कि ऐसी बीमारी जिसमें अचानक कोई आदमी को हाथ पैर में अकड़न आती है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उसके सोचने समझने की शक्ति शायद जीवन भर अच्छी नहीं रहती। कई बार हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या। कई लोगों के अंदर ये धारणा रहती है कि परिवार में ये बीमारियां चलती हैं। जी, इन सब चीज़ों पे बहुत ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, पब्लिक के बीच में ये सारी बातें जानी चाहिए। जी, जैसे हम शुरुआत करते हैं कि बीमारी हुई कैसे। जी, भाई हमारे परिवार में किसी को नहीं था, लेकिन एक बच्चे जी, को हो गया। क्यों हो गया?
उस क्यों का कारण खोजने में जो नोन कॉजेज हैं उसमें सर में लगी हुई चोट, जी दिमाग का बुखार, दिमाग के बुखार को हम लोग 2-3 कैटेगरी में बांटते हैं, टीबी, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ऐसे हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। इन सब के चलते हो सकता है, और ये तीनों चारों चीज़ें जो मैं आपको बताई ये 100% क्यूरेबल है, जी 100% ये ठीक होने वाली है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होते हैं, जैसे आपने नमक के विषय में सुना जी हो, जी सोडियम जी जिसको हम जी लोग बोलते हैं, सोडियम के इम्बैलेंस के चलते 100% ठीक होने वाली चीज़ है। कई बार किसी दवाई के चलते ऐसा हो सकता है। जी तो हम लोग ने सुना कि ये किसी व्यक्ति को झटका है और हम मान के चलते हैं कि उसका जीवन तो खराब हुआ। ऐसा नहीं है, उसका जीवन ठीक होने की पूरी संभावना है। कुछ ऐसी मिर्गी भी होती है जिसमें जीवन भर दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, लेकिन उन लोगों को भी अगर दवाई सही से दी जाए तो उनका पूरा जीवन मेरी और आपकी तरह स्वस्थ चल सकता है। मैं जी हमेशा अपने पेशेंट को मजाक मजाक में बोलता हूँ, समझाता हूँ जी कि शुगर की बीमारी ज़्यादा कठिन है, बीपी की बीमारी ज़्यादा कठिन है, मिर्गी की बीमारी ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसा मिर्गी। क्यों? जी जी ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर की बीमारी में आपको जीवन भर दवाई खाना है, जी बीपी की बीमारी में आपको जीवन भर दवाई खाना है। जी परंतु जब आप मिर्गी की बात करते हैं तो इस बात की संभावना है कि हो सकता है आपकी दवाई बंद हो जाए, इस बात जी की संभावना है, लेकिन शुगर में इसकी संभावना न के बराबर है। जी अब एक प्रश्न उठता है कि मिर्गी हुआ क्यों? जी तो मिर्गी के विषय में जो किताब में है उस बारे में अगर हम बात करें तो बोलते हैं सडन एब्रप्ट एबनॉर्मल डिस्चार्जेस, जी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम आवर ब्रेन। तो क्या इसका अर्थ हुआ, सिंप्लीफाई करके हम अगर बात करें तो हमारे दिमाग के किसी हिस्से से या पूरे दिमाग से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, विद्युतीय जो किरणें होती हैं वो अचानक से संचारित होती हैं और वो एबनॉर्मल होती हैं। एबनॉर्मल का मतलब उनकी मात्रा ज़्यादा होती है मतलब किसी भी एंगल में किसी भी रैपिडली। एंगल में। जैसे एक छोटे से एग्जांपल में लेते हैं, आपके घर में बल्ब लगे हैं, यहाँ पे जी लाइट जल रही है, जी 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 अचानक ये लाइट में आग निकल सकती है, आप घर में देखे होंगे, जी बिल्कुल। और आग निकलती है उसके बाद बल्ब फ्यूज हो जाता है। जी जी लगभग सेम चीज हमारे दिमाग में होती है। थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल होती है और बहुत तेज होती है, उसके चलते क्या होता है, जो प्रकाश सामान्य रूप से निकल रहा था वो अचानक अजीब सा हो जाता है, अचानक तेज चमकेगा और बंद हो जाएगा। तो उसका प्रभाव शरीर पे क्या होगा? उसका प्रभाव शरीर पे ये होगा कि हमारे मांसपेशियां अचानक से संकुचित होंगी और रिलैक्स होंगी, रिलैक्स अचानक होंगे। से होंगी। जी जैसे एक छोटा सा मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे पेशेंट्स को झटके आते हैं। जी तो कई बार क्या होगा, पेशेंट इस तरह से करेगा, हम्म ऐसा करेगा, ऐसा करेगा और वो गिर जी जाएगा। बात ये छोटी सी है, जी लेकिन इसके पीछे के लॉजिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी तो ये जो घटना हुई जिसके जी चलते पेशेंट गिर गया या उसके हाथ पर में अकड़न आई, ये एबनॉर्मल क्या हुआ, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो हमें उस ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर समझना है तो हम उसका इलाज कर पाएंगे, अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और 99% लोगों को, हमारे खासतौर से हमारे समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे आसपास बिलासपुर एक वनांचल हिस्सा है, जी वहाँ पे लोगों की धारणाएं कैसी है कि ये भूत प्रेत है, ये किसी का दिया हुआ शाप है, श्राप है इस तरह या की कोई चीजें टोना होती जादू हैं, कर दिया है। जादू टोना है, इस तरह की चीजें ज्यादा हैं। जी परंतु विज्ञान आज इस स्थिति में है, इसको हम नाप सकते हैं। जैसे आपने ईसीजी सुना होगा, जी जी दिल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। का हम देखते हैं, लोग उसको जी स्वीकार करते जी हैं, जी जी सर। लेकिन इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम जो होता है, ईईजी, ईईजी। उसको लोग नहीं जानते हैं। जी सर। तो हम क्या करते हैं, जैसे दिल पे आप प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, वैसे ही आप ब्रेन पे ब्रेन प्लेस पे करते प्रेस हो करते हैं। और उसको आप देखते हो, उसमें अब नॉर्मल करंट को देख सकते हो आप। जी कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, जी मदर्स उनकी बोलती हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, जी ध्यान नहीं देता पढ़ाई में, जी जी टीचर परेशान रहते हैं कि बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है, बच्चे कैसा रहता है, ऐसे बैठे रहेंगे जी और अचानक एक टक ऐसे ही दिखते रहेंगे, जी पलक भी नहीं झुकाएंगे। कई जी बार सर। क्या होगा, वो गिर भी जाते गिर भी हैं। जाते हैं। टीचर को क्या लगता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, नहीं है। पेरेंट्स का क्या लगता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, और फिर उसकी पिटाई होती है। जी और बच्चा अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहा नहीं है, कर रहे हैं। उसको ये बीमारी है। जी क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है, पीडियाट्रिशियन या न्यूरोफिजिशियन, उनके पास आप जाएंगे, वो एक छोटा जांच करेंगे, 90% चांसेस है कि उसमें बीमारी पकड़ में आए। ऑल दो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आप देखते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्ट्री है। आपने जो देखा जी जी वो आपने मुझे बताया, जी उसके जी अनुसार मैं एनालाइज करता हूँ। जी अगर आप किसी मिर्गी के पेशेंट को जानते हो तो कई
बार ऐसा होता है कि मिर्गी के पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं उनको लाइफ में पहली बार 20 साल की उम्र में झटका आया, फिर उनको 22 साल में झटका आया, मतलब साल में एक बार झटका आया, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। जी साल में 2 बार या कई बार महीने में 2 बार, और कई बार तो दिन भर भी झटके आ रहे हैं। तो आप कैसे जज करेंगे कि इसको झटके की बीमारी है कि नहीं है? उस हिस्ट्री से, आपके बताने से। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हाथ में हुआ, जी एक जी। हाथ में, फिर वो पैर में शुरू हुआ, और फिर दूसरे हाथ को इन्वॉल्व तो किया। सर मतलब जो ये मिर्गी है वो एक बार में भी आ सकती है, और पॉइंट पॉइंट में मतलब टुकड़े में कभी ऐसे हाथ को इफेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कभी एक आंख फड़क रहा है, इस टाइप से भी मतलब ये बिल्कुल सिम्टम्स है इसके। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्गी के कैटेगराइजेशन हैं। जी पहले एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं बता दूं आपको। हम लोग 3 चीजें बोलते हैं: जी जी सीजर, जी या सामान्य भाषा में मिर्गी, जी। एपिलिप्सी, एपिलेप्सी, और कन्वल्जन। कन्वल्जन। तो सीजर जो हुआ वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई जिसके चलते ये सारी समस्याएं हैं। जी कन्वर्जन क्या हुआ? उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो आप देखते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया जी था, जी जो उसके चलते मांसपेशियों में संकुचन और रिलैक्सेशन होता है, जी वो हुआ कन्वर्जन। जी एपिलेप्सी, जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के 2 या उससे ज्यादा बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब नॉर्मल हो, तो उसको आप एपिलेप्सी की कैटेगरी में रखते हैं। तो सामान्य भाषा में हम लोग किसी को भी बोलते हैं कि इसको मिर्गी की बीमारी है, ऐसा नहीं है, उसकी कैटेगरी है ये। अब आते हैं हम कि ये मिर्गी की बीमारी जो आपने पूछा कि इसकी कैटेगरी क्या है या कैसा इसको कैसे हम हो? बोलते हैं। जी। एक को ब्रॉड वे में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर, पार्शियल मतलब शब्द से है कि एक हिस्से को एक होता हिस्से को होगा। होता हुआ। तो ये पार्शियल सीजर हुआ एक हिस्से को होने वाला। जी तो उसमें कैसा होगा? कई बार पेशेंट सिर्फ ऐसा ही लगा, जी वो हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये हुआ पार्शियल सीजर। जी एक होता है जनरलाइज सीजर। जी जनरलाइज सीजर में क्या होगा? दोनों हाथ में होगा, जी या हो सकता है ऐसा ना हो, जी पेशेंट सीधे गिर जाए। जी जी तो जब पेशेंट सीधे गिर गया तो वो जनरलाइज सीजर अपने आप है। उसमें हम लोग कैटेगरी जो बोलते हैं, उसके लिए अभी नए क्लासिफिकेशन जो आए हैं वो बोलते हैं कि अगर बेहोशी आई तो बात खत्म, जी आपको कुछ नहीं सोचना है, फला फला दवाई में जाना है। मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है ये बेसिकली हमारे डॉक्टर्स के लिए है कि आपको कौन सी दवाई किस पेशेंट में प्रेस्क्राइब करनी है। तो जब पार्शियल सीजर है तो आपको पहले कारण जानना है, सीटी, एमआर, ईईजी और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, और पक्का करना है कि कहीं दिमाग के किसी हिस्से में कोई लीजन तो नहीं है, कोई छोटी चीज तो नहीं है। जैसे आप पार्शियल की बात करते हैं, तो अगर मेरे पंजों में ही कन्वल्जन आ रहा है तो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मेरे दिमाग के एक हिस्से में, उल्टे हिस्से में, दाहिने हाथ में अगर हो रही तो मेरे दिमाग के बाएं उल्टे हिस्से हिस्से में में। कुछ ना जी कुछ छोटी समस्या हो। सामान्यतः एनसीसी, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस करके एक बीमारी होती है, जो कि सामान्यतः दूषित प्रदूषित भोजन और खास तौर से मांस खाने के चलते होती है। कच्चे अध पके हुए मांस खाने से ये बीमारी फैलती है। जी तो उसमें इस तरह के सिस्ट जो होते हैं वो दिमाग में जाके बैठ जाते हैं, और उसके चलते इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है और आपको पार्शियल सीजर आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्शियल सीजर हो। पार्शियल सीजर हो सकता है पहले और बाद में वो सेकेंडरी जनरलाइजेशन बोलते हैं, पहले पार्शियल आए और बाद में पूरे शरीर को प्रभावित करे। जी तो ब्रॉड वे में हम जब करते हैं तो पार्शियल और जनरलाइज्ड, ये 2 टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा सेंसरी सीजर, मोटर सीजर, ऐसे बहुत सारे सीजर्स के हम लोग जी कैटेगरी में सर। जाते हैं। पर अगर हम एक सामान्य व्यक्ति को समाज में जो आखिरी पंक्ति में है उसको हम समझाना चाहे तो उसको ये हमको समझाना चाहिए कि अगर आपके हाथ पैर में कोई ऐसा रिएक्शन जो सामान्य से हट के हो, हट के है। तो आप उसको नोटिस करिए और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करिए। जी सेकंड, अगर आपको कभी भी जीवन में बेहोशी आई हो, आपको या आपके बच्चे को, तो आप डॉक्टर को संपर्क करिए। बेहोशी इन द सेंस सर, किसी भी टाइप की बेहोशी मतलब? किसी भी टाइप की बेहोशी, किसी भी टाइप मतलब की सडनली बेहोशी, वीकनेस की वजह से हो, या किसी भी टाइप की, तुरंत किसी भी कंसल्ट कर टाइप। लें? देखिए, बेहोशी का सीधा संबंध दिमाग से है, जी और हम अभी शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिमाग की खराब हो रही जी है। जी जी तो जैसे आप वीकनेस की बात करें या जी फीवर की बात करें तो एक बहुत सामान्य बीमारी है जो अभी अभी तो बहुत कम हो गई है, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। वायरल एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस, वायरल एनकेफेलाइटिस, वायरस के चलते दिमाग पे बुखार आता है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पुराने खंगालेंगे तो पर्टिकुलर ईस्टर्न यूपी, गोरखपुर और नेपाल जो एरिया है, मतलब यूपी का गोरखपुर हिस्सा जी जी और नेपाल बॉर्डर, जी मतलब नेपाल के कुछ हिस्से, वहाँ जी के लोग अभी भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। जी जी उस हिस्से में आज से 5-7 साल पहले तक इस बीमारी के चलते पूरा मेडिकल कॉलेज भर जाता था। ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती। क्या है ये बीमारी?
जैसे कोविड फैला, कैसे सांस से फैला। जी। तो ये बीमारी भी एक वायरस की है जो मुझे आपको सांस से फैल सकती है और फिर वो जाके दिमाग में असर करती है और मतलब जिसके ये चलते जो झटके बीमारी थी आते हैं। डायरेक्ट न्यूरॉन्स को टारगेट मारती यस, थी। उसको टारगेट मारती है। पर इसकी अच्छी बात क्या है कि अगर सही समय सही इलाज हुआ जी। तो आपको सिर्फ उस पीरियड में दवाई खानी है, बाद में दवाई नहीं खानी है, झटका आएगा ही नहीं। ओके। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम सही समय जब ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं तो दिमाग का कुछ हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, जी। जो कि बाद में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ लाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जी। सर तो मैं ये पूछता हूँ, जो हमारा ब्रेन है उसमें सर काफ़ी होल्स हैं, तो सर क्या ये डेवलप होने के लिए बना है? देखिए, हमारा ब्रेन ना अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी। आज भी शायद हम उसको पूरी तरह नहीं समझ पाए जी। हैं। अगर सामान्य भाषा में बात की जाए जी। तो उसका एक काम है पूरे शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करना। जी। जी। जैसे हम और आप बात कर पा रहे जी। हैं, तो आपने मुझे बोला, जी। मैंने कान से सुना, जी। मेरे कान में वो बात गई और जी। दिमाग ने उसको इंटरप्रेट किया और मुझे बोला कि ये बोलना है। जी। सपोज आप चाइनीज बोलते हैं जी। तो मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाऊंगा। जी सर। मेरा कान सुनेगा पर मेरा दिमाग इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो हमारा ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उतना ही सिंप्लीफाइड भी है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा जो कि फला फला काम के लिए निर्धारित है, जी। फला फला काम उसका करता है और वो खराब हो गया, तो आप पहले से सीटी या एमआरआई देख के बोल सकते हैं कि भाई इसको ये बीमारी जी। होगी, ऐसा होना जी। चाहिए। वैसे ही उसके सुधार की भी चीजें हैं जी। कि इस चीज में ये गड़बड़ी है तो ये दवाई दे दी जाए तो शायद आगे हमेशा के लिए मरीज ठीक हो जाए। पर दुविधा बस इस बात की है कि टाइमली वो डायग्नोज होना चाहिए, टाइमली वो ट्रीट होना चाहिए और जी। उसी में अधिकतर डिले होता है। अधिकतर डिले वहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। दिमाग के बुखारों में ही एनसीसी बहुत छोटी सी बीमारी है, जी। लेकिन वो ओवरलुक हो जाती है। सेकंड आप ले लीजिए टीबी, दिमाग जी। का टीबी हो जाता है, उसमें ट्यूबरकुलोमाटा बोलते हैं, दिमाग में कुछ लीजन्स बन जाते हैं, उसके ट्यूमर जैसे बन जाते हैं, जो जी। बहुत लेट डायग्नोज होता है। अक्सर करके पेशेंट को सिर्फ सर दर्द होता है और कुछ होता ही नहीं है। लेट में उसको झटके आते हैं या अननोटिस चले जाते हैं तो दिक्कत होती है, पकड़ने में परेशानी आती है, इलाज में दिक्कत आती है। पर ये बीमारियां ऐसी हैं कि आपने सही समय ट्रीट किया तो जीवन भर उसको दवाई खाना ही नहीं है, कुछ समय दवाई खाना है और बात बात खत्म हो गई। सर अभी यूथ में सबसे ज़्यादा यूथ में हर किसी से मतलब पूछो ना तो वो बोल रहे हैं मेरे को माइग्रेन है, सिर दर्द दे रहा है, मेरे को माइग्रेन। सर इसका क्या रीज़न है और ये माइग्रेन एक्चुअल है क्या चीज़ ये? देखिए, माइग्रेन के विषय में ना हमारी बुक्स में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है जी। कि सूर्य के नीचे, जी। सूर्य को लेते हुए भी, जी। सन के लेते हुए सूर्य के साथ जितनी चीजें हैं वो जी। सारी माइग्रेन कर सकती हैं। ओके। तो मजेदार बात क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज के चलते, जैसे आप बोलते हैं कि मैं धूप में गया और मेरा सर दुखने लगा, जी। मैं बोलूँ कि मुझे सर्दी लगी और मेरा सर दुखने लगा। जी। कोई एक बोल सकता है कि मैंने फला चीज खाई तो मुझे हो गया, कोई ये जी। बोल सकता है मुझे ज्यादा काम करना पड़ा तो हो गया, कोई बोल जी। सकता है कि मैं आज नींद पूरी नहीं कर पाया तो हो गया। जी। तो एज सच माइग्रेन बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है। वो कैसी है, एडॉप्टेबिलिटी जैसी बीमारी आप बोल सकते हैं कि कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जी। जो आपके हेडेक को बढ़ा देता है। लेकिन अगर माइग्रेन के विषय में पेशेंट अवेयर हो तो शायद उसको दवाई न खानी पड़े। मतलब उसको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, भाई मेरे को धूप से दिक्कत हुई तो मैं चश्मा, काला चश्मा पहन के ही बाहर जी। निकलूंगा या फेस को कवर करके निकलूंगा। अगर मुझे खाना में लेट से होता है तो मैं खाना समय से खाऊंगा। हो सकता है नींद के चलते हो तो मैं नींद समय से लूँ। जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके चलते भी होता है। पर मैं आपके लिसनर्स को बोलूंगा कि पर्टिकुलरली माइग्रेन बहुत छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन वो पक्का होना चाहिए कि ये माइग्रेन ही है। हो सकता है कुछ और हो, आप माइग्रेन मान के चल रहे हैं, जी। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोल रहा था कि टीबी में सिर्फ हेडेक होता है, जी। जी। तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये माइग्रेन है कि टीबी है? माइग्रेन? तो मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट ना अपने से ये सोच के चलता है क्योंकि उसके आसपास के लोग बोलते हैं तो माइग्रेन है। जी। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर डूइंग दैट हमको डॉक्टर को, जो भी हमारे नियर डियर डॉक्टर्स है उनको मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो बोलेंगे हाँ माइग्रेन है तो ठीक है, जी। आप उसको मान के चलिए कि माइग्रेन है। और मैं
मानता हूँ कि माइग्रेन के विषय में बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने जो यूथ का बोला, तो देखो भाई साहब, आज की तारीख में न तो यूथ के नींद का ठिकाना है, ठीक है, जी न तो स्क्रीन टाइम का ठिकाना है, जी न तो उनके लाउड म्यूजिक सुनने का ठिकाना है, न तो उनके खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है। एट द सेम टाइम अल्कोहल और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, स्मोकिंग, इनका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इन चीज़ों को पहले वो ठीक करें। जी 90% माइग्रेन अपने आप ठीक हो जी। सर जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं भी मेडिकल किया हुआ हूँ। जैसे ये हमारा ईयर ये बना हुआ है, तो ये ईयर का एज सच कोई यूज़ नहीं है, वेस्टिजियल पार्ट है हमारी बॉडी में। जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो अंदर जो सेंसर है वो तो वाइब्रेशन के थ्रू वो कर रहे हैं। ठीक तो है। सर जैसे ये जो 2 पार्ट है ये सेरिब्रम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब कभी सोते हैं, जैसे बस में सडन नींद पड़ गई, तो हम लोग कभी भी गिरते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं या ऐसे गिरते हैं, रेयर है ऐसे ही गिरते हैं। तो सर ये क्या है, ये एक्चुअली ये सेरिब्रम को ही कंट्रोल करने के लिए बना है जो हमको ऐसे बचाता है गिरने के लिए? बताता इंटरेस्टिंग है ये। सर ये ना मैं काफ़ी टाइम से ना पूछने का मैं आपसे देखिए, जी, बॉडी हमारी ना बड़ी प्यारी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि शायद वैसा साइंस कभी सोच नहीं सकती या जी, बता नहीं सकती। हमारा बैलेंस जो है, वो जी, बैलेंस बनाने के लिए कान, कान के साथ साथ दिमाग के पीछे का हिस्सा, जी, जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, वो दोनों मिल के काम करते हैं। जी, इसके अलावा आंखों का भी काम है, गर्दन का भी काम है, गर्दन का बेसिकली मांसपेशियों का काम है। मांसपेशियों का, जी, अब जो आप इसको बोल रहे हैं वेस्टिजियल, कह सकते हैं, पर पूरी तरह से वेस्टिजियल नहीं है। जी, इसका काम बैलेंस नहीं है। जी, रादर हमारे कान के अंदर में जो हिस्सा होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर ऐसा यस बांटते सर, हैं, उसका यस काम सर, यस होता सर। है। बेसिकली उसको इंडोलिम्ब बोलते हैं, जिसमें कुछ हिस्से होते हैं जो तैरते रहते हैं। जी, 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 पानी होता है, उस पानी में कुछ चीजें तैरती रहती है। जी, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उस, जब आपके जो इंडोलिम्फ होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके पोजीशन के अनुसार और बॉडी की पोजीशन, मतलब प्लेस की पोजीशन के अनुसार, नेक की पोजीशन के अनुसार, वो सेंसेशन जाता है ब्रेन में जी, कि आपको ऐसा रखना है, ऐसा चलना है, ऐसा बैलेंस बनाना है। और ये आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे जी, सपोज अभी अंधेरा हो जाए, जी, तो आप गिरेंगे नहीं। जी, जी, आप जी, देख नहीं पाएंगे, पर आप गिरेंगे नहीं, मैं जी, गिरूंगा नहीं। सपोज हम चल रहे हैं, लाइट चली जाए और हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं, तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, जी, हम आराम से सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। तो हमारे शरीर को इस तरह से क्रियान्वित किया गया, इस तरह जी से सर, बनाया गया है कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि कान का ही है। कान और ब्रेन के पीछे का हिस्सा, इस हिस्से को, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं, जी, जी, और हम लोग की भाषा में उसको सेरिबेलम बोलते हैं, उसका जी, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जी। जी। सर अब एक चीज़ है, जैसे हम लोग अब जैसे आप यहाँ पे रोज़ बैठ रहे हैं, तो सर आप आएँ, आपका बॉडी को पता है अगर यहाँ लाइट बंद भी रहेगी तो आप डायरेक्ट आएँगे वहाँ पे बैठ जाएँगे। तो सर ब्रेन मैपिंग कर लेता है क्या? बिल्कुल करता तो है। सर ये यही सेम चीज़, अब जो देख नहीं सकते, पर हम्म। उनका भी सेंस वैसे ही होता है सर। बिल्कुल तो होता सर है। ऐसे कैसे मैप का? हम लोग देखे तो वो मैपिंग किया, ठीक उसको है। पता चल गया कि कमरा इतने-इतने स्क्वायर फीट का है, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे। पर मैं सर ये भी चीज़ नोटिस की हूँ, जैसे जो ब्लाइंड रहते हैं, उनका जो खुद का घर होता है, वहाँ पे अगर उनके पास स्टिक नहीं भी है या कोई नहीं भी है, तो भी वो प्रॉपर एग्ज़ैक्टली वहीं जाके बैठते हैं या वही चीज़ करते हैं जो उनका चीज़ है। सर ये देखिए, कैसे पॉसिबल होता है? अभी अभी आपने बोला था कान के विषय में और सेरिबेलम के विषय में, मैंने बताया था। जी, जी। और हमने बात की थी कि उसके साथ साथ शरीर के बाकी हिस्से भी काम करते हैं। जी, तो जब आप जो व्यक्ति ब्लाइंड है, वो पहली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। जी, वो एक दो बार जब जाएगा तो कर पाएगा। जैसे सपोज लाइट चली गई, जी, तो आप पहली सीढ़ी के स्टेप को संभल के चलेंगे। जी, जी, जी। मैंने आपको बोला कि आगे सीढ़ी है, सीढ़ी है, तो आप एक दो स्टेप संभल के संभल चलेंगे। के चलेंगे। उसके बाद आपको संभलने की जरूरत नहीं, आप उसी स्टेप में बढ़ते जाएंगे। आपको पता, आपको कैलकुलेट हो गया कि जी, मेरे को जी। इतना ही उठाना है, इतना ही चलना है। जी, जी। तो जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है और एक ही जगह पे रोज काम कर रहा है, वो ये सेंस उसका डेवलप हो जाता है, एडोप्टेबिलिटी हो जाती है। उसको ये पता है कि इतनी दूरी तक के बाद मेरी चेयर है, या इतनी दूरी के बाद मेरे को बैठना है, और यह इतनी दूरी के बाद दरवाजा है। जी। उसमें आँख का ज़्यादा रोल नहीं हुआ, बल्कि जो आपने बोला ब्रेन की मैपिंग, जो आप बोल रहे थे, शब्द इस्तेमाल कर रहे जी, थे, जी। या हमारी भाषा में उसको बोलना चाहिए कि पर डे हमने वो काम किया, तो हमारे ब्रेन ने सेंस किया और वो उस सब चीज़ों को एक मैप बना के रख लिया दिमाग में कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। जी, तो जी। कई बार जैसे आपने कहीं कोई सामान रखा और रोज आप वहीं रखते हो, और एक दिन आपकी मदर ने उठा के कहीं और रख दिया, तो जी। आपका दिमाग बार बार वहीं जाता है। जी, जी, इस जी। तरह की चीज़ है वो।
सर और कभी-कभी हम लोग के साथ भी होता है, मेरे साथ तो काफ़ी होता है। मैं इधर बात कर रहा हूँ और चल रहा हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि वो चीज़ उतना ही है, पर कभी होता है कि मैं टकरा गया। कभी होता है कि अपन सीढ़ी में चढ़े तो ऐसा लगता है गिर गए अचानक से, सीढ़ी एक पैर ज़्यादा चढ़ जाता है। सर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप दिमाग को 2 तरफ डाइवर्ट कर दिए। अच्छा। आप इस तरफ फ़ोन में बात कर रहे हैं, हुँ, तो आपका आधा कंसंट्रेशन इधर है, इधर आधा आधा उधर है, कंसंट्रेशन इसलिए उधर हो है। रहा है वो। सर अब हम लोग थोड़ा-सा घूमते हैं। हाँ, अब हम लोग डॉक्टरी लाइन से अब चलते हैं अब आपकी लाइफ़ पे। ठीक है। सर आप ये सबसे पहले आप स्टार्ट बताइए सर क्योंकि हम लोग का जो जनरेशन है और हुँ, आपके जनरेशन में काफ़ी गैप है सर। हुँ, तो हम लोग जिस टाइप से फन करते हैं, हुँ। आपका सर ये कैसा रहा बचपन में मतलब डॉक्टर ही डायरेक्ट कैसे बने? डॉक्टर के पी मैं और डॉक्टर भी फिर डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट? मैं बताता हूँ। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है बचपन की मेरी। जी, मेरे मामा गुज़र गए हैं वो अभी। जी, मैं बहुत छोटा था, 3 से 5 साल का रहा हूँगा। जी, तो वो गाँव में प्रैक्टिस करते थे। जी, उस जी, समय मुझे पता भी नहीं उनकी डिग्री क्या थी। तो उनके द्वारा चढ़ाई हुई बॉटल्स जो रहती थी, जी, जी, वो बॉटल्स को हम लोग खेलते थे। छोटे थे, 3-4 साल के, जी, अधिक से जी, अधिक जी। 5 साल के रहे होंगे। तो पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में खुरापात आया, बारिश का मौसम था, हम लोग छोटे मेढक पकड़ लिए और जी सर, मेढक को इंजेक्शन ये लगा दिया। ये सब किए मेरे ख्याल से जो हम लोग के जनरेशन के जिनके पास मोबाइल टीवी नहीं था वो ऑलमोस्ट यही किए हैं तो ये। हम लोगों ने मेढक को ना इंजेक्शन लगाया। तो जी, हमने जी, 2-3 इंजेक्शन लगाया और वो फूल गया। जी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि उसी पॉइंट ने क्लिक किया है कि डॉक्टर कि बनना है। डॉक्टर बनना चाहिए। जी, तो मेरे चाचा या घर में बाकी जो बड़े थे, चाचा वगैरह थे, जी, वो लोग बोलते थे कि जब आप बायो लेते हैं जी, तो डिसेक्शन करने पड़ते हैं, वो लोग मेढक काटते हैं जी, और जी, इस पे। जी, तो मुझे बड़ा लगता था कि यार मैं भी ऐसे ही करूंगा। जी, और मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर हूँ। जी। तो मुझे बस यही एक पॉइंट लगता है कि मुझे ये इंटरेस्टिंग थी कि भाई कुछ तो करना कुछ चाहिए, तो करना देखना चाहिए। चाहिए जी, कुछ कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मैं अंबिकापुर में पढ़ा, शिशु मंदिर में। जी, एक अच्छा ग्रुप था, हमारे ग्रुप में हम लोग 9 बच्चे थे जी, जो एक साथ कोचिंग के लिए गए थे। उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था। जी, जी। उन 9 में से 8 लोग हम लोग डॉक्टर हैं। 9 में से 8 9 में डॉक्टर से हैं। 8 डॉक्टर हैं हम सब मेढक लोग। वाले। सब जी, मेढक जी, वाले। और उनमें से कई बहुत अच्छी जगह पे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जी, कुछ जी, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक वो होता है आपके प्रारब्ध में, होता है कुछ चीज़ें जी, लिखी जी, होती जी, हैं, आपको ऐसी संगत मिलती जाती है, विचारधारा मिलते जाते जी, हैं और फिर बिल्कुल। आप आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी पेशा बहुत अच्छा है। इस पेशे के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपके पास आता है वो हमेशा कष्ट में आता है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अस्पताल अपनी खुशी से आता है। जी, जी। मुझे भी आप बोलेंगे तो जैसे मैं आज मैं खुशी से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आया हूँ, ये पहली बार है। मैं लिटरली सर पहली बार हॉस्पिटल में खुशी से आया हूँ कि हाँ, एक्चुअल में चलो अब कुछ काम हाँ, हो रहा है। जब हम लोग पहली बार ना हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किए इस अस्पताल में, जी, जी, तो हमारे यहाँ पे एक साधु आए थे, रामकृष्ण मिशन से हैं वो। जी। तो उनसे ऐसी बात हुई तो वो बोले कि देख तुझे क्या आशीर्वाद दूं, एक ही आशीर्वाद रहेगा हुँ, हुँ। कि जो तेरे यहाँ आए वो संतुष्ट होके जाए। जी। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि खूब तेरे यहाँ आए। जी, जी। तो मैं, वो बात छोटी सी है, जी, जी। संतुष्ट होके जाए। तो हम लोग जब भी अपने स्टाफ के बीच मंथली मीटिंग करते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखो, वो स्टाफ की कंप्लेन आती है कि सर वो बहुत गंदे तरीके से बात किया, या ऐसा किया जी, वैसा जी। किया, हमने तो अच्छा किया, मरीज नहीं बचा तो क्या करें, इस तरह की चीज़ें होती है। तो मैं और इवन अब मेरी टीम में जो पुराने लोग हैं, 10 साल हो गए हम लोग को, 12 साल काम करते हैं, हम लोग यही बात करते हैं कि आपके पास आने वाला 100 में से 100 व्यक्ति जी। दुख में आता है, परेशान रहता है, जी, जी। खींच में रहता है, जी। तैयारी में नहीं रहता है, अचानक से चीज़ें होती हैं। जी। तो किसको बोलेगा वो? आप ही को एग्ज़ैक्टली। तो बोलेगा। जी। उसके परिवार का एक सदस्य बेड में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, वो क्या बोले? किसको जी। बोले? अभी अभी रिसेंट की एक घटना, एक छोटी बच्ची थी, 15-17 साल की थी शायद, वो ग्रेजुएशन भी नहीं की होगी, वो 12th वगैरह में होगी। जी। ऑल ऑफ सडन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ। मोर देन 30 डेज वो हॉस्पिटलाइज रहे, वेंटिलेटर पे रहे। कोई नहीं है उसके आगे पीछे, शायद सिंगल चाइल्ड रही होगी। जी। वो ठीक होके गई तो वो बार बार रोने लगती थी। जी। तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इमोशंस रखते हैं, हमको भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लिमिटेशंस है आपके, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, सब आप नहीं कर सकते जी। हैं। पर स्टिल डॉक्टरी पेशे को जो नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, उसमें आज आज का मतलब कुछ दिन पहले जब वो छुट्टी होके जा रहे थे तो हम लोगों को बहुत खुशी थी उस बच्ची के चेहरे की मुस्कान को देख के कि वो अपने फादर को वापस पैदल घर लेके जा पा रही है।
ये और किसी प्रोफेशन में नहीं हो सकता। लोग हमसे जुड़ते हैं, जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं 10 साल पहले, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले एक पेशेंट हमारे हैं, एनटीपीसी एरिया के हैं, सीपत के। तो वो पेशेंट मुझे बोला आप मुझे पहचाने की नहीं? तो बोला नहीं मैं पहचान नहीं। बोला आपके पास मैं 10 साल पहले आया था और 10 दिन वेंटिलेटर पे तो तो ये और किसी प्रोफेशन में नहीं हो सकता। जी। आप जो सम्मान डॉक्टरी पेशे में पाते हैं वो शायद और कहीं नहीं पाते हैं। परंतु इसमें अनीश एक दुविधा वाली बात है, एक दुखद बात है, वो ये है कि इस फील्ड में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, जो भी चीज़ें हो मैं नहीं जी सर। जानता उसको, मैं नहीं बोल सकता, मैं उसकी एनालिसिस के लिए नहीं बैठा हूँ, पर मैं अपनी बुद्धि से जो सोच पाता हूँ वो ये है कि इस प्रोफेशन को इतना महंगा बनाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सामने वाले की आप खुद से मदद कर सकें। आप मजबूर हैं क्योंकि मजबूर है आपका स्टाफ, आपके खर्चे, सर, मशीन्स भी नियम तो कायदे। सीआर से नीचे नहीं आ रही, बड़ी बड़ी मशीन्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, जी। भारतवर्ष में शायद सारे ही स्टेट्स का यही हाल होगा। जी। एक क्लिनिक खोलने के लिए ऑलमोस्ट 20 तरह के लाइसेंस के लिए आपको जाना पड़ता है। तो होता क्या है कि डॉक्टर को लगता है कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद, ये सब करने के बाद फिर मैं पैसे कमाऊं कि जनता सेवा करूं? क्योंकि आप जिस भी ऑफिस में जाते हो वहाँ पे आपको 10 बार दौड़ना पड़ता है तब आप ये काम कर पाते हो। पर डॉक्टरी पेशे में आप देखेंगे, आपको मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपके ग्रुप में मस्ती वाले बच्चे जो होंगे उसमें शायद एक डॉक्टर हो, एग्जैक्टली जी सर। अदरवाइज नहीं मिलेंगे नहीं आपको, मिलेंगे, नहीं क्योंकि वो मिलेंगे। अपनी उनकी पढ़ाई ऐसी रहती है। हम लोग, मैं भी अपने बैच में बहुत अच्छे मार्क लेके सर एक, एक मिनट होगा। एक चीज बोला गया, पंडित से ज्ञान और डॉक्टर से उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछनी चाहिए। सर ये क्या सही चीज है? देखिए इस बारे में क्या है, क्वालिफिकेशन किस चीज़ को आप लेते हैं? क्वालिफिकेशन ये लेते हैं कि आपने ये डिग्री अर्जित की, जी जी। ठीक है, आपने ये डिग्री अर्जित की, लेकिन क्या संवेदनाएं हैं आपकी? अगर वो संवेदनाएं नहीं है तो डॉक्टरी पेशे में आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंड, किसी व्यक्ति को मेरी अभी ज़रूरत है रात के 2 बजे जी। और मैं नहीं आता हूँ, तो मेरी डिग्री और क्वालिफिकेशन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सर डिग्री है मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से मेरा माइंडसेट है सर, डिग्री डिपेंड करती जब जब आपका जो भी आपको डिसीज है या बीमारी है या जो भी चीज है वो ऑन टेबल जब आ जाए। जब तक नहीं आता है वो, तब तक सारे डॉक्टर सेम है। कह सकते हैं आप ऐसा, कह क्योंकि सर सकते हैं। एमबीबीएस में मेरे हिसाब से तो एमबीबीएस में हर एक डॉक्टर का सबसे पहला रहता है फर्स्ट एड। देखो भाई, इसमें अभी क्या है ना, चीज़ें बदल गई हैं। जी आज से अगर आप 40 साल पहले में जाएंगे तो एमबीबीएस की डिग्री के बेस पे सब कुछ होता था, लोग जी ऑपरेशंस भी करते थे, बड़े जी जी नर्सिंग जी होम चलाते जी थे। सर। परंतु कालांतर में क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई, पोस्ट जी ग्रेजुएट आया, उससे चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, खराब जी नहीं है जी वो। जी पर आप ऐसा सोचिए, हम बिलासपुर जिले में बैठे हैं। जी बिलासपुर जिले का सबसे सुदूर हिस्सा अगर आप लेंगे, अचानक मार का क्षेत्र, जी। अगर अचानक मार में आप एक एमबीबीएस एमडी और उसके बाद डीएम को बैठा देंगे तो उसकी क्या वैल्यू है वहाँ पे? डॉक्टर। एक एक वो डॉक्टर वो है, डॉक्टर है जी सर। उसको सांप काटे का भी इलाज करना पड़ेगा, जी हड्डी जी टूटे का भी इलाज जी करना जी पड़ेगा। जी। तो वास्तविकता ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरत क्या है, क्या है? हम कैसा चल रहे हैं। ये चीज़ की सुविधा है तो कर दो, ऐसा जी ठीक नहीं है, ये एकदम ठीक नहीं है और ऐसे कुछ विशेष होने वाला नहीं है। अगर आप फॉरेन कल्चर में जाएंगे, खासतौर से यूएस वगैरह में देखेंगे, वहाँ के सिस्टम में, इवन यूके में भी है, जी जी सबसे पहले वो एक फैमिली फिजिशियन के लिए देते हैं एक स्पेस, कि फैमिली फिजिशियन डिसाइड करेगा कि किस पेशेंट को किस डॉक्टर के पास जाना है। जी। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। नहीं है। इसके चलते क्या होता है कि सपोज आप मेरे पास आए और जी बोले मुझे सर दुख रहा है, जी जी। तो मैं आपका सीटी भी करवा दूंगा, एमआरआई भी मेरा भी कराऊंगी, करा कि दूँ। मेरे को तो दिमाग आता है। जी जी लेकिन अगर एक जनरल फिजिशियन, या जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, या जिसको बाहर में फैमिली फिजिशियन बोलते हैं, वो जी क्या करेगा, हो सकता है वो आपको मेरे पास भेजने के पहले एक हीमोग्लोबिन करवाए और हीमोग्लोबिन में आपका हीमोग्लोबिन कम निकल जाए और बोले कि इसी के चलते हैं, जी जी। तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है, जो कि शायद आने वाले 10-20 साल में हमारे देश में भी हो पाए, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जी सबको आगे बढ़ना चाहिए,
लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आवश्यकता किस चीज़ की है। आवश्यकता सिर्फ क्वालिफिकेशन की नहीं है, जी क्वालिटी की है, नीड की है, डिमांड की है। सिर्फ आप अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और उसमें भी सुपर स्पेशलिटीज बनाते जाएंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। जी रादर जी आपको बेस लाइन नीड क्या है आपकी सोसाइटी की, वो देखना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या आज से 50 साल बाद भी ऐसी रहने वाली है, कुछ जी। विशेष बदलाव नहीं होने वाला है। सर अब हम लोग फिर से ट्रैक भटक गए थे, पर ठीक फिर है। चलते हैं आपके कॉलेज लाइफ पे। ठीक है। तो सर जैसे कि आप बताए कि अपन क्या नाम था उसका, मेढक से मेढक स्टार्ट से किए थे। शुरुआत की। तो सर ये रहा पहला फेज। हाँ। फिर अपन को दिमाग आता है कि नहीं यार डायसेक्शन मिलेगा वहाँ पे, फिर वो करेंगे अपन। फिर हम्म, उसके बाद दिमाग करता है कि अरे इसमें तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, हम्म, ये वाला फेज। फिर उसके बाद जब हम लोग पहुंच जाते हैं, जब हम लोग नीट या पीएमटी जब भी क्लियर करते, तब एक्चुअल पता चलता है जब हम लोग सही बात। एमबीबीएस कॉलेज पहुंचते कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है। सर आप ये फेज बताओ मेरे को कि हम्म, कॉलेज लाइफ में आप लोग ये कैसे एंजॉय किए, ये कैसा मूवमेंट रहा, जी। ये बताइएगा सर। मैं ना बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली का बच्चा हूँ। जी जी जहाँ पे हमारे यहाँ हमारी मदर, जब हम लोग किसी हॉस्पिटल में चले जाते थे या कोई हॉस्पिटल से आता था, तो बिना कपड़ा धुलवाए घर के अंदर आने नहीं देती थी। जी बीकापुर में हमारा मकान जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में ही था। जी 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 तो अक्सर कोई ना कोई आते रहते थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में सिम्स बिलासपुर से ही पढ़ा मैं आया, जी जी तो मेरे फादर नवरात्रि में रतनपुर आते हैं। जी वो आए और मेरे घर पे आए, रूम पे आए वो। जी तो रूम पे उन्होंने देखा मेरे टेबल पे कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। तो जी उन्हें जी लगा ये प्लास्टिक की हड्डियां हैं। तो वो मुझे पूछे ये क्या है, तो बोला हड्डी है। तो बोले प्लास्टिक की होगी ना। मैं बोला नहीं असली है। तो वो उसको ऐसा फेंके। वो हाथ में ले चुके थे, फिर वो जी अचानक से जी फेंके, जी बोला अरे हड्डी वड्डी कैसे। तो मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे पढ़ना है। जी जी तो वो एकदम टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। ये हमें समझ में आया कि अब हमारी दिशा ही कुछ अलग रहेगी। जी जी डिसेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था, इन्वॉल्व होता था, मैं पढ़ता था खूब। जी जी और वो 5 साल 6 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। जी। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आप जो कॉलेज लाइफ बोल रहे हो वो हम लोगों की रही नहीं है विशेष। सर उस समय ऐसा कुछ खास मतलब, हम लोग तो जैसे आज के कॉलेज के टाइम में रहते हैं, हाँ। बंक करके कॉन्सर्ट में चले गए, हाँ, नहीं बंक करके ऐसा हम ऐसा नहीं, घूमने हम चले लोग ना गए। बंक करके सिर्फ ना छुट्टी जाते थे, घर जाते थे। जी, जी। सर बीच-बीच में हम लोग के, जब हम लोग के टाइम का था तो हाँ, ऐसा रहता था कि बच्चे लोग शमशान घाट से लाश उठा लिए, उसको डायसेक्शन, क्योंकि मेडिकल हाँ, कॉलेज में अब तो ये हो गया कि फाइनल ईयर में ही आपको डायरेक्ट बॉडी मिलेगी, उससे पहले हाँ, अब नहीं मिलती है। हाँ, हाँ, अब तो सारे जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल हार्म के चलते ये सब चीज़ भी टोटली बंद हो चुका है। हाँ, आजकल पूरा कंप्लीटली आपका डिजिटली हो गया, तो उससे पढ़ा देते हैं। हाँ। सर आप लोगों के समय में कैसा था ये? हमारे समय में प्रॉपर हमको डेड बॉडी मिलती थी, हम लोग जी, डिसेक्शन करते थे। हम हमारे बैच में हमको 2 डेड बॉडी मिली थी। और पूरे साल उसको एक एक हिस्से को काट के, छोटे छोटे हिस्से को काट के फिर उसको पढ़ाते थे, समझाते थे। ऐसा चलता है उसको। तो सर आप लोगों को कोई ऐसा नहीं बोला कि पाप पड़ेगा, तुम लोग ऐसा कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा हम नहीं। लोग के टाइम में जिस समय मैं कर रहा था ना, तो हम लोग जहाँ कोटा में राजस्थान से मैं पढ़ा था, तो हम लोग बोलते थे तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम लोग ये कर देते हो, फिर पैसा लेते हो। सर ऐसा फेस कैसे आता है, कैसे इनको अवॉइड करते हैं सर ये सब चीज़ों को? होता क्या है कि जब आप एक साथ रहते हैं ना, जी, तो उसमें कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी थे जिनके फादर डॉक्टर थे, जी, मदर जी, डॉक्टर थी। फिर टीचर्स आपके कुछ ऐसे होते हैं। हमारे समय बहुत सारे सीनियर्स थे, अभी तो कुछ उसमें से इस दुनिया में भी नहीं है, वो हमको काउंसिल करते। और इसमें क्या है, एट द एंड आपने चुना है। जी, आप प्री मेडिकल टेस्ट में बैठे थे, जी, आप जी, चाहते थे कि 10,000 में एक चुन के जाओ। जी, तो आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। हमारे बैच में एक आधे ऐसे थे जिन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वो ये नहीं कर सकते, छोड़ भी दिया उन्होंने। जी, जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे लिए ये बना के रखा था जगह कि आपको ये करना है। और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मुझे लगता है मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। काम तो बहुत सारे हैं। जी, 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 मतलब आप अगर प्रोफेशन वाइज बात करें तो शायद आज से 30 साल या 50 साल पहले डॉक्टर को लोग बोलते थे कि बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है तो सर जिसमें अब एक चीज़ और, तो सर एक्चुअल में पैसा है कि नहीं भी इसमें? आइडियल वे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जी, पैसे नहीं हैं। कंपेयर करेंगे तो, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं ना, कि वहाँ पे कम हेडेक लेने के बाद आप ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति जो अस्पताल आता है वो परेशान है, वो कभी खुशी से आपको पैसे नहीं दे जाएगा। जी, लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी होटल में जाता है, जी, खुशी खुशी पैसे बांटता है, खुश होके वो दे के जाता है, बहुत तारीफ करता है कि नहीं बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और कभी नाराज नहीं होता है इस बात पे कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। पर हॉस्पिटल में
अगर आपने सपोज एक पेशेंट को कोई दवाई लिखी तो उसका पहला सवाल होता है कि ये दवाई महंगी क्यों है, या इस दवाई की आवश्यकता क्यों है, जबकि लाइफ एंड डेथ का इशू है। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि मीडिया ने भी कुछ चीज़ों को बहुत गलत ढंग से प्रेजेंट किया है। जैसे मैं मान सकता हूँ कि लोग गलत हैं, ऐसा नहीं है कि लोग गलत नहीं हैं, जी पर कहाँ लोग अच्छे हैं आप बताएं। जी सर। पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, या सीए अच्छे हैं, या वकील अच्छे हैं, कौन अच्छा है? समाज में हर हिस्से में वही समाज तो डॉक्टर बन रहा है ना। जी जी वही समाज का एक बच्चा डॉक्टर बनता है, वही एक सीए बनता है, वही पॉलिटिशियन बनता है, वही कलेक्टर बनता है। जी सब में कमियां हैं, जी जी लेकिन सब जगह आपको सुधार के लिए अपील करने के लिए गुंजाइश है, पर डॉक्टरी पेशे में नहीं है। तो जी अगर मैं हमेशा मीडिया के दोस्तों को बोलता हूँ ये कि अगर आप ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने किडनी निकाली, जैसे आपने शायद मेरे विषय में सुना होगा, मेरे लिए ये हुआ था कि किडनी निकाली, जी कोर्ट केस चला और दोबारा पहले उसका पीएम हुआ और किडनी दोनों मिली। जिसने भी जो किया मुझे नहीं मालूम, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, पर मैं गलत नहीं था। पर सपोज अगर 1% ये होता कि किडनी निकली हुई होती, तो पूरे डॉक्टरी पेशे के ऊपर ये लांछन लगता ना कि लोग किडनी निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचें कि उस पेशेंट को हमने न्यूरो सर्जरी की, न्यूरो सर्जरी करने के बाद आपने क्या किया, उसके हड्डी को पेट में रखा, उसके उसके मन में एक धारणा बन गई कि उसकी किडनी निकल गई। अगर आप इस चीज को मीडिया में हाईलाइट करते हैं बिना तथ्य को समझे और जाने, तो सारे समाज में ये धारणा बनने वाली है कि डॉक्टर ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा नहीं किया जी होगा, जी मैं मानता बिल्कुल। हूँ कि 100 में 1000 में कोई एक ऐसा किया होगा, मैं स्वीकार करता हूँ। सर जैसे कि एक मूवी है, हम्म, एक मूवी में उसमें दिखाया था, हम्म, पेट दर्द बोल के मेरा किडनी निकाल हम्म, लिया। हम्म। सर ये क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये मूवी वगैरह या जो ये सब दिखा रहे हैं ये निश्चित रूप भी से, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे निश्चित हैं? रूप से मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ जी कि क्या आप मानते हैं कि आपके पॉलिटिशियंस जो हैं, सभी की मैं बात कर रहा हूँ नीचे से ऊपर, जी मतलब आप जो पार्षद से शुरू जी जी करते हैं, सरपंच शुरू करते हैं, विधायक, मंत्री, उसके ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जी जी। क्या आप मानते हैं कि ये सारे 100% शुद्ध लोग हैं, नहीं सर। भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप मानते हैं? नहीं सर। भाई साहब, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इन सभी में जो हम नाम लिए, उसमें 80% लोग भ्रष्टाचारी हैं। जी। पर क्या समाज उनके खिलाफ आंदोलन करता है क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया भी उनसे डरती है। दूसरी समस्या है, डॉक्टर के पास आने वाला व्यक्ति हमेशा इमरजेंसी में आता है, कष्ट में आता है, जी पहले से वो परेशान है। जी और जब उसके दिमाग में एक बात आती है कि डॉक्टर बदमाश होते हैं, तो वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं, और इससे क्या होने वाला है? उसी का नुकसान होने वाला है। जी सपोज जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कोई एक पेशेंट आता है और इमरजेंसी में उसको हमने बोला कि भाई आपके ईसीजी में ये चेंजेस हैं और आपको फला दवाई देनी पड़ेगी। अब उसके दिमाग में आता है कि डॉक्टर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने नियत समय में वो दवाई नहीं दी, तो उस दवाई का महत्व ही नहीं है। जी आप उसको बाद में दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे स्ट्रोक, ब्रेन के केस में जो पैरालिसिस होती है, उसमें जो थ्रोम्बोलिसिस की जाती है, 4.5 आवर्स का टाइम है, उसके बाद आप उस दवाई को दोगे तो नुकसान है। तो पेशेंट तो यहीं पे कंफ्यूज है कि वो दवाई सच में डॉक्टर दे रहा है कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो धारणा बन रही है, ये धारणा कैसे आई? जी आप जो बोले गब्बर इज बैक, जी सर। इस तरह की मूवीज हो जी रही है। जी 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 मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं जी ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे समाज का एक प्रदूषित चित्र बाहर आ रहा है। जी निश्चित जी रूप से समाज में ऐसा हुआ होगा, जी लेकिन उससे समाज का ही नुकसान होने वाला है। पहले हमें और आपको ये समझना पड़ेगा क्या क्या आप और मैं विशुद्ध रूप से जो करना चाहिए वही कर रहे हैं कि नहीं। जी जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप डरिए, जी। आप संभल के रहिए, अब आज मैं नहीं सर कल आप इससे फंसेंगे। रिलेटेड आपको एक रील बताता हूँ, अभी बहुत चल रहा है, अभी इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग है। अभी एक रील चल रहा है, भगवान गुस्सा हो गए तो डॉक्टर के पास भेजेंगे, कहीं डॉक्टर गुस्सा हो गए तो भगवान के पास भेजेंगे। तो सर इससे थोड़ा सा कुछ बताइए। बताता हूँ, बहुत मजेदार चीज है। सनातन परंपरा हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी कहावत है, कहावत नहीं है वो संस्कृत की उक्ति है, जी वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमराजस्य सहोदर, यमः हरति प्राणम, जी यमः हरति प्राणम, वैद्य प्राणः धनैव च। शायद आप इसका अर्थ समझ गए हो। जी सर। वैद्यराज, आपको प्रणाम है। जी इसलिए प्रणाम है क्योंकि पहले वैद्यराज के विषय में बोलता है कि आप
सहोदर हैं, किसके भाई हैं? यमराज के। यमराज के। तो यमराज के भाई मानते हैं हम उनको। तो जी वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरः यमः हरति प्राणम। यम तो प्राण हरता है, जी। लेकिन वैद्य धन और प्राण प्राण दोनों हरता जी है। ये उक्ति जो पुरानी है, जी जी इस उक्ति में बहुत सारे आशय हैं, बहुत सारे भाव हैं। पहला भाव ये है कि डॉक्टर के प्रति समाज में एक भाव होना चाहिए कि सच में ये प्राण बचाने वाला है, इसके बाद यमराज ही है। ये भाव कैसा होना चाहिए? समर्पण का। एक और पुरानी चीज आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें आते हैं, रामचरितमानस में आते हैं, तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि जिस चौपाई का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये होता है कि यदि वैद्य, गुरु और मंत्री, ये तीनों भय या आस के चलते झूठ बोलते हैं, जी। भय भी और आस आज भी, की में भी जी दोनों के चलते अगर झूठ बोलते हैं, जी जी तो शरीर का, राज्य का और धर्म का, तीनों का नाश हो जाता है। जी शायद सुना होगा आपने ये। जी सर। इसके अलावा जो हम लोग अभी वैद्यराज वाली आपको मैं बोल रहा था संस्कृत जी की उक्ति, उसके अलावा एक चीज आती है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। उसमें वैद्य भी आया, जी गुरु और सचिव तो है ही, उनके मंत्री तो जी है जी ही। उसके साथ बोलते राज धर्म तन तीन कर हो ही वेगी ही नाश। मतलब यदि ये तीनों लोग किसी भी कारण से, भय से या कुछ अपेक्षा से झूठ बोलते हैं, जी तो सब कुछ खत्म होने वाला है। जी तो पर्टिकुलरली मैं चिकित्सकों के विषय में हमेशा बात करता हूँ ये कि यदि समाज उनको डराएगा तो भी उनका नाश होने वाला है, और अगर उनको लालच देगा तो भी उनका नाश होने वाला है। दोनों ही चीजें हैं। अच्छा, जो डॉक्टर्स को डराएगा। दोनों बातें हैं। दोनों यदि बात डॉक्टर अच्छा। के अंदर लालच आई जी जी तो भी समाज का नाश होने वाला जी है, और यदि डॉक्टर के अंदर समाज का डर आया या समाज ने इसको डराया तो जी भी जी समाज का नाश होने वाला है। बेसिकली ये चीजें हैं पुरानी जो हैं, वो बड़ी सिंपल सी हैं, बहुत सिंपल सी हैं, उसको हम कैलकुलेट प्रॉपर करते नहीं हैं। आपको आप मेरे पास इलाज के लिए आए और आपने मेरे को अपना दिखाया हाव भाव, मेरे को समझ में आया कि भाई प्रॉब्लमेटिक है, रेफर, जा भैया। किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान है। जी आप अभी जो इलाज छोटे अस्पताल में या अपने शहर में करा सकते थे, तब आप जाइए और बड़े अस्पताल में जाइए और कॉम्प्लिकेशन सहिए जी और घूमिए। जी तो प्रॉब्लम कैसी है कि दोनों ही चीजें हैं। जी। डॉक्टर के अंदर लालच नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर के अंदर भय भी नहीं भय भी होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो वो सही काम कर पाएगा। अभी जो कोलकाता की घटना हुई है, जी इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? कौन सा परिवार अपनी बच्ची को नाइट ड्यूटी के लिए अस्पताल में काम करने देगा? जी जी आज भी हमारे समाज में 90% जो नर्स हैं वो फीमेल हैं। जी जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर्स काम करने वाले हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको एक भय है। जी एग्जैक्टली आज सर। से, ये घटना होने के बाद थोड़े है, पहले से है। जी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो व्यक्ति आपके लिए, ठीक है उसका पेट चलता है, वो एकदम समझता है, भाई वो बेवकूफ नहीं, वो जानता है कि आपके दिए हुए रुपयों से उसका घर चल रहा है, जी जी लेकिन वो सम्मान के साथ जीवित रहना चाहता है। जी वो उन लोगों में से है जो अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर्स हुआ करते थे। आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे ज्यादा टॉपर्स स्कूल के जो होते थे वो बायो के होते थे, और वो मेडिकल कॉलेज के लिए मारा मारी रहती थी। जी जी लेकिन अभी वो चीजें खत्म हो रही हैं। जी डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर बनने के प्रति जो आकर्षण पहले था वो भी कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसको समझना पड़ेगा। अगर अच्छे ब्रेन नहीं जाएंगे इस फील्ड में तो क्या होने वाला है आपका और मेरा, या मतलब समाज का क्या होने वाला जी है? जी भाई जो सबसे शार्प ब्रेन है उसको जाना चाहिए इस फील्ड में, जी तब तो सही रहेगा समाज, तब जी तो सर। शरीर सही रहेगा। जी सर, अब एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि जो डेथ रेशियो था हम्म, वो कोविड के बाद हॉस्पिटल्स में हम्म, एक्सट्रीम लेवल पे पीक हुआ है। हम्म, एक्सट्रीम मतलब जितने डेथ ऑल ओवर इंडिया में जितने में नहीं हुए वो कोविड में अकेले हो गए। चाहे बिल्कुल वो एक्स बिल्कुल। वाई जेड कोई सा भी हॉस्पिटल हो, चाहे एकदम टॉप लेवल का मल्टी स्पेशलिस्ट हो या डाउन लेवल का मल्टी स्पेशलिस्ट हो या कोई से भी रैंडम हॉस्पिटल। सर, तो जब डेथ होता है किसी भी आदमी का, तो सर आप लोग हॉस्पिटल में, हम लोग तो बाहर रहते हैं, आप लोग हॉस्पिटल में कुछ फील कर पाते हैं क्या सर? जैसे कुछ निगेटिव एनर्जी, या क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा बोलते हैं कि ये यहाँ हॉस्पिटल में वो भूत चल रहा है, यहाँ भूत चल रहा है। सर इसमें मतलब अगर किसी का प्राण जा रही है, सर हमारा, हम लोग ब्राह्मण्स हैं और ये फैक्ट है और हम लोग मानते भी हैं। सर आपका इसमें क्या कहना है कि भूत एक्चुअल मतलब जो ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये मरने के बाद या इनका कुछ रहता है कि आप लोग इनसे कुछ कनेक्ट कर पाते हैं? और इसी में एक सवाल और,
तो सर आप लोग जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो आप लोग, एक तो आप लोग का हाथ रहता है और आप लोग भगवान पे मानते कि नहीं सर जब ऑपरेशन करते हैं, ये दोनों चीज बताइएगा सर मेरे को। देखिए, ये इसमें देखो भाई, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत चीज हो जी जाती सर। है। मेरा अपना जी। अपना विश्वास हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे पूरी तरह से है, जी। और वो धर्म मुझे ये सिखाता है कि हाँ, ये होता है, जी सर। और मैं मानता हूँ, इसको जी। विश्वास रखता हूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, शायद मैं न मानूं। जी। जो आपने बोला डेथ हुई, जी। उस पे मैं अपने जीवन का संस्मरण आपको बताता हूँ। जी। पहली बार सिम्स मेडिकल कॉलेज में मेरे सामने पहली मौत हुई। यंग लड़का था, जहर शायद पी के आया हुआ था, और उसकी वाइफ मेरा पैर पकड़ रही थी और रो रही थी। मैं जी। उस समय इंटर्न था। जी। जी। मैंने अपने सीनियर को कॉल किया, सीनियर आए, जो भी किया हो उन्होंने, जी। और उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जब आप फिर फर्स्ट डेथ देखे। फर्स्ट डेथ देखा मैंने जी। कॉलेज में। फिर मैंने अपने जो हमारे एक दो गुरु जी हैं, मैं उनसे ये बात रखा उनके सामने, उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे कुछ समझाया, और वो बात फिर मैं जीवन भर रखा, आज भी अपने साथ रखता हूँ, कि एक चिकित्सक के नाते तुम जो कर सकते हो वो करो, जो कर सकते हो करो, जी। लेकिन ये याद रखना कि ऊपर वाला कोई न कोई है जो तुम्हारे भी प्राण रखता है और उस जाने वाले की भी रखता है। उसकी इच्छा से सब हो रहा है, तो आप उसको जाने दो, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कमी न रखना। तो निश्चित रूप से अस्पताल है, खराब लोग आते हैं, बीमार आते हैं, उनमें से कई मरते हैं, कई बचते हैं। मेरा सिर्फ एक दायित्व, एक कर्म बनता है कि मैं जो कर सकता हूँ अपने ज्ञान के आधार पे वो करूँ, उसके अलावा मेरे हाथ में नहीं है। अब संवेदना की बात ये, हम लोग भी निश्चित रूप से इंसान हैं, हमें भी कष्ट होता है, कोई मरता है तो। जी। कोविड के समय में हमारे अस्पताल में 70 बेड्स गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। अलॉट किया था, जी। और उस समय हमारे यहाँ पे पहले दिन या तीसरे दिन, शायद जी। तीसरे दिन, 5 मौत हुई थी 24 घंटे में, सेकेंड वेव में। जी सर। तो उस समय पूरी 70 बेड ऑक्यूपाइड थी। 5 मौत जो हुई है, साथ में 5 मौत हुई थी जितना मुझे याद आ रहा है, उसमें से 2 ऐसे थे जो बाहर आए और उनको हम एडमिट नहीं कर पाए थे, वहीं पे खत्म हो गए, 3 अस्पताल में। मतलब हॉस्पिटल तो पहुंचे, बेड ही नहीं थी, बेड ही नहीं बेड ही थी। नहीं थी, तो वो यहाँ पहुंचे, फिर यहीं से वापस चले गए। जी। तो उस समय हम लोग 4-5 डॉक्टर्स, मैं, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, हम तीनों डॉक्टर हैं, जी। और हमारे पीछे 2-3 और यंगस्टर्स थे उस समय, जो हम लोग हर पेशेंट के पास जाते थे। हम सारे बैठे, भयंकर रोए, एक आध घंटे तक हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर हमारी टीम में एक दो बहुत अच्छे लड़के हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, जी। वो लोग बोले कि सर ऐसे तो कुछ होगा नहीं, आप तो वही कर रहे हो जो करना चाहिए। जी। फिर मुझे वही बात आई अपने गुरु जी की, जो उन्होंने बोली थी कि आपके हाथ में जो है वो आप करो, उसके आगे आपके हाथ में नहीं है। तो कोविड में हर अस्पताल में मृत्यु हुई है, पर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अस्पताल में संतुष्टि का रेट सबसे ज़्यादा था। कोई नाराज होके नहीं गया, शायद एक आध कोई गया हो तो मुझे अननोटिस्ड है वो, लेकिन यदि 100 लोग आए तो उसमें से 99 लोग संतुष्ट होके गए थे। भले जी। वो मृत होके भी गए, पर वो संतुष्ट होके गए थे। हमें बहुत खुशी होती थी उस समय कि उस समय मंत्रालय से हमारे लिए फ़ोन आता था कि उनके यहाँ पे किसी तरह बेड दिलवाओ। कुछ बड़े लीडर्स के परिवार से लोग हमारे यहाँ भर्ती जी। रहे, ठीक होके गए, अच्छा हुआ। कई लोगों को हमने खोया। अब जहाँ तक आप भूत प्रेत की जो बात कर रहे हैं, मेरा विश्वास है, पर उस उतना ही विश्वास मेरा ईश्वर पे भी है। जी। तो आज तक 42 वर्ष की उम्र में मैंने अभी तक ये अनुभव किया है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, यदि भूत प्रेत कहीं है भी। नहीं सर, एक्चुअल मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था, क्या हॉस्पिटल्स में ये चीज दिखते हैं या आप है तो वो नहीं, है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, या कुछ उनका महसूस होता है जब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए, मतलब इस फील्ड से अलग है, मैं इस फील्ड, मतलब अलग फील्ड जी। में जी। जाके बात कर रहा हूँ। कोई भी मृतात्मा, कोई भी मृतात्मा असंतुष्ट जो होती है वो अस्पताल से नहीं होती है। वो घूमती कहाँ है? अपने अपने लोगों के बीच, जी। जहाँ उसका परिवार है, जहाँ जी। जी। उसका गांव है, जहाँ वो रहा है, जी। जी। पैदा हुआ, उस जगह जाती है। उसको अस्पताल से क्या, वो अस्पताल तो उसके लिए वो अच्छी जगह नहीं है ना, पसंद की जी। जगह नहीं, वहाँ क्यों रहेगा वो? क्योंकि तो सर ये मैं, धारणा है, जी जी, धारणा मैं है। अप्रोक्सीमेट 2015 या 16 की बात है,
जी। सिम्स कॉलेज की जो सिम्स मेडिकल कॉलेज है, अपना जो हॉस्पिटल भी, उसके टॉप फ्लोर में पहले वहाँ पे पोस्टमार्टम होता था। हुँ। अब तो टोटली वहाँ पे बंद हो बंद हो गया गया है। है। तो एक बार ऐसा था, मैं वहाँ पे ऊपर चला गया था और मैंने वहाँ पे देखा एक ऐसे कुछ था, वो एक डॉक्टर ऐसे कि ये जो पार्ट है वो ऐसे 20 से डिवाइड हो गया। वो जो उनका पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर होता है, चुके थे, होता है, होता है। पूरा ऐसे ऑन टेबल ऐसे था। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता मैं है। सडनली पापा को खोजते हुए, क्योंकि पापा भी डॉक्टर, मैं चला गया था उनके पीछे पीछे और वहाँ मेरे को वो चीज़ दिखा। तो सर जब मैं वो चीज़ महसूस किया वहाँ पे, जब मैं देखा सर, या तो मैं छोटा था इस वजह से मेरे को हुआ, मेरे को एक्चुअल में लगा सर कि कोई मेरे को ऐसे ना, वहाँ पे जब मैं वहाँ पे पकड़ खड़ा लिया। था कि कोई मेरे को पकड़ा है, और वो मेरे को सर एक्चुअल फील हुआ वो चीज़। हुँ, मैं अप्रॉक्सिमेट 8 से 10 दिन में ना, एक तो हॉस्पिटल नहीं गया पहले, क्योंकि हम लोग का घर वहीं पे था, तो हम लोग घूमने चल देते थे ऐसे ही हॉस्पिटल। मेरे बचपन से लगाव था हॉस्पिटल से। तो सर ये चीज़ मैं महसूस किया, तो मेरे को लगा मैं एक बार आपसे पूछूं। तो सर नहीं, निश्चित रूप से अगर हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो उसमें हमको तो मानना पड़ता है ना, प्रेतात्माएँ हैं, जी जी मानना है। डॉक्टरी पेशे में आप नहीं मानते हो, एक अलग विषय है। जी जी लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि है, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें आप, तो हर जगह आएगा ये। जी जी तो ठीक है, वो एक अलग विद्या है, एक अलग जी विभाग है, उस पे अपनी न जाने की बजाय आप किसी जी जी मनीषी को मिले तो आपको बेहतर जी जी बताएंगे। सर, मैंने मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो देखता है हाँ, और जो महसूस करता है, वो एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक बात क्योंकि है। सर जो हम लोग देखते हैं वो मरने के बाद देखते हैं। सर जब आप ऑन टेबल रहते हैं तो एक होता है कि क्योंकि बहुत सारे साइंस हो कि आत्मा पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, ग्लास से बंद। सर वो आपके सामने एक्चुअल फैक्ट होता है। वो तो हमको बाद में पता चलता है कि वेंटिलेटर में थे तब चले गए। पर डॉक्टर जब तक 100% डाउन नहीं हो जाते तब तक नहीं बोलते कि ये एक्चुअल में ये मर चुका है, क्योंकि जी। डॉक्टर के पास ये चांस रहता है कि वेंटिलेटर से भी वो लेके आ जाए। इसके विषय में कैसा है कि एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स की अगर आप बात जी करेंगे तो 10 पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे जाते हैं तो सामान्य तौर पे उसमें 8 वापस आते हैं, जी सामान्य तौर पे। जी जी दूसरी बात आ गई कि डेथ में क्या कैसा किया जाए, तो डेथ की डेफिनेशन जो मेडिकल की है उसमें दो चीजें हैं। जी वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है वो ब्रेन से है। जी जी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब खत्म जी तो शरीर खत्म। जी सर और सनातन परंपरा के अनुसार आंखों से, कान से, नाक से या मुंह से, इसके अलावा एनल एरिया जो होता है वहां से प्राण निकलते हैं। ऐसा आप शायद बचपन में जी सुने सर, हो मैं अपने सुना घर हूँ में। और ये होता ही है ठीक सर। है, जी, तो ये एक अलग चीज चली अलग गई। चीज़ है। जी सर। जहां तक इस बारे में बात है, जी तो दूसरी चीज होती है हार्ट रेट, जी दिल की धड़कन का बंद होना, जी मतलब कहानी डेथ। खत्म होना। जी लेकिन स्टैंडर्ड जो है, जो हम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, वो ब्रेन से है, न कि हार्ट से। जी हार्ट पंपिंग कर सकती है, लेकिन अगर ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो ब्रेन डेड है। जी सर। तो वो डेथ के बराबर है, जी हार्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ऑल्दो ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है जिस पे जाने की जरूरत है, जी मतलब पब्लिक के उसके डोमेन की चीज नहीं है ये। सर, तो अब हम लोग चलते हैं प्रथम हॉस्पिटल के इस इतिहास की ओर कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग इस कन्वर्सेशन में चले सर, तो मेरे हिसाब से ये 3-4 घंटे तो मिनिमम चलेगा। और आप भी इंटरेस्टेड है सर इसका जवाब देने में, मेरे को ये भी समझ में आ रहा है। तो अपन ये सेकंड सेशन में करेंगे। ठीक है, एकदम चलेगा। तो सर अब हम लोग जानते हैं कि प्रथम हॉस्पिटल क्या था, कैसे आपने स्टार्ट किया ये, कि हॉस्पिटल पे आप कैसे स्टार्ट किए, कि आप तो डॉक्टर थे, आप एकदम वेल एंड इनफ थे, फिर हॉस्पिटल कैसे आया सर अचानक? मैं उस समय अपोलो में डीएनबी करने के बाद फेलोशिप कर और रहा एक था। चीज सर, प्रथम हॉस्पिटल नाम कैसे पड़ा ये? एक्चुअली प्रथम हॉस्पिटल भगवान गणेश के नाम पे है। जी जी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे बेटे को भी घर में प्रथम ही बुलाते हैं। जी जी लेकिन बेसिकली मेरे दिमाग में जो ये कंसेप्ट था वो प्रथमेश के नाम से, भगवान गणेश के नाम पे जी था जी कि गणेश के नाम पे रखना चाहिए, तो जी मैंने इसलिए प्रथम रखा था। और मैं उस समय पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अपोलो में ही था। जी तो सर। मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ सर्विस देना चाह रहा हूँ अपने जी जी हिसाब से। मतलब बेसिक क्या होता है कि आप जब बंधन में होते हैं, जी बेसिकली जी आप सपोज कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप जी उनके हिसाब से, उस मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हैं। जी जी पर आप अपना अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर जी सकते हैं। मेरी इच्छा है मैं 100 रुपये फीस लूँ या 500 लूँ, जी एग्जैक्टली सर। मैं किसी को फ्री भी कर सकता हूँ। जी सर। लेकिन जब आप किसी के किसी लिए काम के करें। लिए काम करते हैं तो आप इतने फ्री जी नहीं सर। हैं, जी सर। ठीक है। जी सर। तो उस समय जब मैं कॉर्पोरेट में कर रहा था डीएनबी, उस जी समय जी मेरे दिमाग में था कि मैं अपना काम अपना करूंगा सर्विस करेंगे जो अपने हिसाब से ट्रीट अपने कर हिसाब सके। से। और मैं पहले सिर्फ ओपीडी सोचा था, जी पर जी ईश्वर की कृपा थी
धीरे कि धीरे मैंने धीरे शुरुआत ही की 10 बेड से जी जी शुरू किया, और उनकी और परम कृपा थी कि पहले दिन ही मेरे अस्पताल में 10 मरीज थे, जी जी। हमारे पास बेड नहीं थी। ये फिर हम प्राउड की बात भी, पर ऐसा नहीं है सर का कहना, ये तो दोनों सेंस से। हाँ, दोनों जी सेंस सर, से जी है। सर। और फिर उसके क्योंकि बाद सर एज अ डॉक्टर आप ये चाहेंगे बस पेशेंट है, पर ये भी रहेगा कि आप नहीं, उनको उसमें अच्छे से सबसे रिफर। अच्छी बात ये थी जी कि उनमें लोग संतुष्ट थे। जी सर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि आज से 10 साल पहले के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जी सर। मुझसे नाराज़ नहीं हैं। जी जी ओपीडी, अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाएँगे तो फ़ॉलो अप बोलते हैं, फ़ॉलो अप रेशियोज़ क्या है? जी आपने जिस पेशेंट को देखा 10 साल जी जी पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले, वेदर ही इज़ कमिंग टू यू और नॉट। जी सर। तो अगर वो आ रहा है, तो आप मान के चलिए आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। वो जी नहीं आ रहा तो आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, आपको जी सुधार सर। की आवश्यकता है। तो उस समय मैंने 10 बेड से शुरुआत की, फिर 30 बेड, अभी 50 बेड, अभी हम लोग 100 बेड पे इसको प्लान कर जी रहे हैं। सर। और एक कंसेप्ट था कि अपने हिसाब से सर्विस देनी है, जी तो दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। आज की तारीख में जितने कॉरपोरेट्स हैं जी बिलासपुर में, बिलासपुर आसपास के बड़े कॉरपोरेट्स, वो जी सारे हमारे टाई अप्स में हैं। अच्छी चीज़ लगती है मुझे भी ये। बिलासपुर में एकमात्र नॉन कॉरपोरेट हॉस्पिटल हमारा है जिसके पास एमआरआई की भी फैसिलिटी है। जी सर। अदरवाइज आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे एक्सेप्ट अपोलो, आपको एमआरआई की फैसिलिटी इन हाउस नहीं मिलेगी, जी सर। आपको बाहर ही करना पड़ेगा। जी सर। तो वो सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने एक विज़न रखा है कि हमको ये करना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप बंगले खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और चीज़ें कर सकते हैं, पैसे जी सर। कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते जी हैं। जी जी पर हमने सिर्फ एक फोकस किया कि हमें अस्पताल में फला फला चीज़ करनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले, और उससे आपको पैसे भी मिलेंगे, जी सर। नाम भी होगा, अच्छा काम होगा। जी जी तो इस कंसेप्ट में हम लोग शुरू से चले, जी 2015 से अभी 25 आ रहा है, तो जी 10 साल हम लोग पूरा कर रहे हैं अभी। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, आज के थैंक हमारे यू, पॉडकास्ट में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इस बारे में थैंक यू। एक पॉडकास्ट और अरेंज करेंगे। पक्का एज अ पक्का व्यूअर लोग, आप पक्का। लोग कमेंट करते जाइए, बताते जाइए आपको और सर से क्या जानना है, फिर अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट सर के साथ फिर कर दें। ठीक है गाइस, तो आज के पॉडकास्ट में यही है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप मेरे को देख रहे हैं, और सर आपका तहे थैंक यू, दिल से थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर, यू, आप थैंक यू, पॉडकास्ट ज्वाइन किए सर। थैंक यू, ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू।